स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर नंबर 38 में वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के बहुविकल्पी प्रश्नों के लगभग 100 प्लस प्रश्नों का सीरीज हम लाए हैं, जिसमें पिछले प्रीवियस में 35 क्वेश्चन पढ़े थे। आज के इस वीडियो लेक्चर से हम लोग वो भी नेक्स्ट प्रश्न कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, फेसबुक पे, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जुड़ के आप हर एक क्लास का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। कुछ पूछना हो तो वहाँ पूछ लीजिए, या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी क्वेरी हो आप कमेंट में बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और फर्स्ट सेमेस्टर वाले प्रशिक्षु के साथ भी इस चैनल को शेयर कर दीजिए। फर्स्ट सेमेस्टर मैंने पूरा पढ़ा दिया है। घर शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बालक का प्रथम विद्यालय है, किसने कहा? तो ये कथन किसका है? प्रश्न नंबर 36 का उत्तर क्या हो जाएगा? बताइए। प्रश्न नंबर 36 का उत्तर क्या हो जाएगा? पेस्टाल जी। क्या हो जाएगा? पेस्टाल जी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। राज्य का निःशुल्क यानी कि स्टेट, जैसे यूपी है आपका, तो यूपी स्टेट का निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं है। ऐसा थोड़ी है, राज्य ही तो सरकार नौकरी निकालती है प्राइमरी का, तो ये असत्य कथन दिया है। प्रश्न नंबर 38, प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में दार्शनिक शासन की कल्पना की है, यानी कि जो सुकरात के शिष्य प्लेटो थे। प्रश्न नंबर 39 है, राज्य विशिष्ट रूप से कमजोर वर्ग, यानी कमजोर वर्ग आप समझ रहे होंगे जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, शैक्षिक व आर्थिक हितों को ध्यान रखेगा। यह संविधान की धारा में वर्णित है, अनुच्छेद 47, 46, 29, 45। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 में 36 से 51 मौलिक अधिकार में जो आपका संविधान आता है, आर्टिकल 46 उसमें आता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 क्या है? पब्लिक स्कूलों के विकास में जो प्रमुख बाधा संविधान प्रावधानों की क्रियान्वित के जिस क्षेत्र में आई है वह है, तो पब्लिक स्कूल यानी कि पब्लिक स्कूल यानी कि सरकारी स्कूल के विकास में जो प्रमुख बाधा संविधान प्रावधानों के क्रियान्वयन के जिस क्षेत्र में आई है वह है निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, पिछड़े वर्गों की शिक्षा, स्त्री शिक्षा, शैक्षिक अवसरों की समानता। तो प्रश्न नंबर 40 का उत्तर हो जाएगा शैक्षिक अवसरों की समानता, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 41, वर्तमान में बालकों में मूल्य विकास हेतु सबसे प्रभावी संचार माध्यम कौन सा है? समाचार पत्र, वीसीआर, टीवी, रेडियो। प्रश्न नंबर 41 का उत्तर क्या हो जाएगा? टीवी। अगर इसमें यहाँ पे सोशल मीडिया होता तो ये वो भी नहीं होता, ठीक है। तो क्या है? टीवी से बच्चों के मूल्य विकास में कुछ सहयोग मिलता है, प्रभावी संचार माध्यम से उन्हें वीडियो नैतिक शिक्षा के बारे में आप पढ़ा सकते हैं। प्रश्न नंबर 42 है, राष्ट्रीय एकीकरण, नेशनल यूनिटी, ठीक है, नेशनल यूनिटी के बारे में आपको बताना है। सभी भारतीयों को एक जैसा बनाना, भारतीयों में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को स्वीकार करना, ठीक है। सभी भारतीयों को किसी एक संप्रदाय का समर्थक बनाना, गलत। सभी भारतीयों को एक जैसी पोशाक पहनाना, गलत। ये क्या हो जाएगा? सभी भारतीयों को एक जैसा बनाना भी नहीं, भारतीयों में सांस्कृतिक विभिन्नताओं यानी कि हिंदू मुस्लिम कोई सिख ईसाई, ठीक है, सबकी सांस्कृतिक विभिन्नताओं को एक्सेप्ट करके पूरा देश को राष्ट्रीय एकीकरण बनाएंगे। प्रश्न नंबर 43, राष्ट्रीय एकीकरण के लिए राष्ट्रीय एकता सम्मेलन ने शिक्षा के कौन कौन उद्देश्य बताए हैं? तो राष्ट्रीय एकीकरण के लिए राष्ट्रीय एकता सम्मेलन की शिक्षा कौन कौन से उद्देश्य बताए हैं? छात्रों को देश के विभिन्न पहलुओं का ज्ञान कराना, छात्रों को स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित विशेष बातों से अवगत कराना, समस्त जातियों, संप्रदायों एवं राज्यों में मेल पैदा करने वाली लिखाई पढ़ाई को प्रोत्साहन देना, उपर्युक्त सभी। तो क्या हो जाएगा 43 का उत्तर? तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 44, बौद्धकालीन शिक्षा में उपसंपदा संस्कार कितने वर्ष में होता था? ये देखिए चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने, आप लोग बताइए। 27, 15, 20, 25। तो बौद्धकालीन शिक्षा में उपसंपदा संस्कार कितने वर्ष होता था? तो प्रश्न नंबर 44 का उत्तर हो जाएगा आपका 20 वर्ष में होता था। जब बालक 20 वर्ष का हो जाता था तो बौद्धकाल में क्या होता था? उपसंपदा संस्कार होता था।
ये प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 45 आपका 2015 में पूछा है। ये जो 45वां प्रश्न है 2015 में पूछा है। तो सारे प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये भी फालतू प्रश्न नहीं है, सब आप पढ़ लीजिए यहाँ से, इससे बाहर प्रश्न नहीं बन पाएंगे। शिक्षा वह है जो जीवन की संपूर्ण सत्ता के साथ सामंजस्य स्थापित करने की शक्ति होती है। यह विचार किसका है? एडिसन, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी। तो शिक्षा क्या है? जो व्यक्ति को जीवन की संपूर्ण सत्ता के साथ क्या संबंध स्थापित करना, संतुलन स्थापित करना, यानी कि शारीरिक और मानसिक और सामाजिक और आर्थिक तौर पे व्यक्ति के अंदर क्या हो, संतुलन बना रहे। वो क्या कैसे होता है? जब व्यक्ति शिक्षित होता है। आप देखते हैं जो शिक्षित होता है बहुत सोच समझ कर बोलता है और हर एक कदम क्या करता है, फूंक फूंक कर चलता है। कहने का मतलब यही है। तो प्रश्न नंबर 45 का उत्तर हो जाएगा आपका रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है? इसमें व्यक्ति अपने ही स्थान पर सीखता है, इसमें संचार माध्यमों का प्रयोग होता है, इसमें शिक्षा कक्षा के वातावरण से बाहर दी जाती है, इसमें समय व स्थान का बड़ा महत्व है। तो कौन सा दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसमें व्यक्ति अपने ही स्थान पर सीखता है, ये तो सही है, दूरस्थ शिक्षा में होता है। इसमें संचार माध्यमों का प्रयोग होता है, एकदम होता है, ऑनलाइन एजुकेशन भी होता है। इसमें शिक्षा कक्षा के वातावरण से बाहर दी जाती है, ये भी सही बात है। इसमें समय व स्थान का बड़ा महत्व है। तो ये क्या होता है? ये औपचारिक वाला होता है, ये औपचारिकता का कंडीशन है, औपचारिक का। ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा। पूछा है नहीं है तो नहीं का उत्तर नहीं, तो समय व स्थान का बड़ा महत्व, यही ऑप्शन गलत दिया है, गलत का उत्तर गलत। तो प्रश्न नंबर 46 का उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 47, गांधी जी ने बालकों को शिक्षा प्रदान के लिए कितनी शिक्षण पद्धतियों पर बल दिया है? 3, 5, 4, 2। बताइए, इन चार ऑप्शन में से गांधी जी ने बालकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए कितनी टीचिंग टेक्निक्स के बारे में बताया? ये प्रश्न 2015 में पूछा गया है, यहाँ पे देखिए दिया है 2015 में। तो प्रश्न नंबर 47 का उत्तर क्या जाएगा? 4, ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। गांधी जी ने बालकों को शिक्षा प्रदान के लिए कितनी शिक्षण पद्धतियों पर बल दिया है? तो 4 शिक्षण पद्धतियों पर बल दिया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 48, प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा। प्राथमिक शाला मतलब 1 to 5 वाले प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा। लैंग्वेज एजुकेशन आप सीटेट का फॉर्म भरे होंगे तो उसमें था फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी, सेकंड मान लीजिए कोई इंग्लिश ले लिया, कोई संस्कृत ले लिया, कोई उर्दू ले लिया। तो प्राथमिक शाला में जो ये भाषा शिक्षा नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक है प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा। रविन्द्रनाथ टैगोर, गिजुभाई वधेका, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी। तो बताएंगे प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा पुस्तक किसने लिखी है? ये देखिए, ये भी प्रश्न नंबर 48 भी 2015 में पूछा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, सब 2015 के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो प्रश्न नंबर 48 का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 48 का उत्तर हो जाएगा गिजुभाई वधेका। प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा गिजुभाई वधेका। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 49, शिक्षण में आत्म उदाहरण, यानी कि खुद से आप कोई प्रश्न पूछ रहे हैं टीचर या ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, तो आप अपना खुद से उसके बारे में उदाहरण सोचिए। जैसे मान लीजिए कोई पढ़ा रहे हैं आपको संज्ञा, तो आपसे कहा कि प्रॉपर नाउन के बारे में कुछ 2-4 उदाहरण सोचिए, या व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में 2-4 उदाहरण सोचिए, ठीक है, या संज्ञा सर्वनाम के बारे में आप उदाहरण बताइए। तो ये क्या शिक्षण में आत्म उदाहरण होना चाहिए, अनुसरण होना चाहिए, निर्देशन, निर्देशन मतलब इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन, अभ्यास यानी प्रैक्टिस होना चाहिए, वो चिंतन होना चाहिए। चिंतन मेन इंपॉर्टेंट, बिना चिंतन के आप कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाएंगे। मैक्सिमम जो ज़्यादा चिंतन करते हैं वो क्या होते हैं? अक्सर वो दार्शनिक प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि फिलोसफर होते हैं। वो हर चीज़ों को क्या करते हैं? बहुत गहन अध्ययन करते हैं। तो अभ्यास व चिंतन का समावेश कर भिन्न भिन्न पद्धतियों को अपनाने पर किस शिक्षाविद ने बल दिया है? तो इन सारे विधियों पे, यानी कि आत्म उदाहरण, अनुसरण, निर्देशन, अभ्यास व चिंतन का समावेश कर भिन्न भिन्न पद्धतियों को अपनाने पर किस शिक्षाविद ने बल दिया है? रविन्द्रनाथ टैगोर, फ्राबेल, डॉक्टर राधाकृष्णन, गिजुभाई वधेका। तो प्रश्न नंबर 49 का उत्तर आप लोग बताएंगे। तो प्रश्न नंबर 49 का उत्तर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, यस राधाकृष्णन इनको कहेंगे। इन्हीं के उपलक्ष्य में, इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने ही कहा है कि आत्म उदाहरण, अनुसरण, निर्देशन, अभ्यास व चिंतन का समावेश कर भिन्न भिन्न पद्धतियों का अपनाने पर शिक्षाविद ने यही जी बल दिए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 50, पाठशाला को एक बाग, ये पाठशाला को एक बाग, एक बागीचा, शिशु को पौधा, ठीक है, मान लीजिए ये बागीचा है, इस बागीचा को क्या मान लीजिए? पाठशाला मान लीजिए। इसमें जो पेड़ पौधे हैं उनको क्या मान लीजिए? शिशु मान लीजिए।
और इन पे जो पानी ये आ रहा है, ये पानी क्या हो जाएगा, सींचता है कौन, माली। तो माली को क्या मान लीजिए, माली को शिक्षक की संज्ञा दी गई है, ठीक है, शिक्षक माना गया है। ये किसने कहा है, इन चार ऑप्शन में से रूसो ने कहा है, जॉन डीवी ने, मारिया मॉन्टेसरी या फ्राबेल ने। तो प्रश्न नंबर 50 का उत्तर क्या होगा, तो प्रश्न नंबर 50 का उत्तर हो जाएगा आपका फ्राबेल। ये फ्राबेल ने कहा है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, फ्राबेल ने। प्रश्न नंबर 51 क्या है, मॉन्टेसरी शिक्षण प्रणाली में पाठ्यक्रम को कितने भागों में विभक्त किया गया है, 3, 2, 6, 5। तो मॉन्टेसरी शिक्षण प्रणाली में पाठ्यक्रम को कितने भागों में विभक्त किया गया है, प्रश्न नंबर 51 का उत्तर हो जाएगा आपका प्रश्न 3। तो मॉन्टेसरी शिक्षण प्रणाली पाठ्यक्रम को 3 भागों में बांटा गया है। 52, भारत में जनसंख्या शिक्षा का प्रारंभ किस प्रदेश में हुआ, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल। प्रश्न नंबर 52 का उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 52 का उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या हुआ, जनसंख्या शिक्षा का सबसे पहले प्रारंभ भारत में महाराष्ट्र में हुआ था। प्रश्न नंबर 53, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था का वर्णन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया है। तो 6 से 14 वर्ष के बालकों को क्या होना चाहिए, सभी को बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना किस संविधान धारा, 49 धारा, 45वां धारा, 26, 50। तो जस्ट अभी हमने पढ़ा है। प्रश्न नंबर 53 का क्या उत्तर हो जाएगा, तो प्रश्न नंबर 53 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब 45। प्रश्न नंबर 54 देखिए, प्रश्न नंबर 54 भी आपका क्या है, पूछा गया है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। ये 2020 में पूछा गया है, फिर 22 में पूछा गया, फिर 23 में पूछा गया है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, देखिए ऑप्शन नंबर अ 17 फरवरी, 11 सितंबर, 22 मार्च, 8 जून। चारों ऑप्शन में से विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको पता होगा जो तैयारी करते होंगे। तो प्रश्न नंबर 54 का उत्तर हो जाएगा 22 मार्च। विश्व जल दिवस, ज से जल, ज से उसके बाद मार्च, 22 मार्च को। प्रश्न नंबर 55, जनसंख्या शिक्षा पर प्रथम राष्ट्रीय सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया था। तो जनसंख्या शिक्षा पर प्रथम राष्ट्रीय सेमिनार कहाँ आयोजित हुआ था, चेन्नई में, सूरत में, जयपुर में या मुंबई में। तो प्रश्न नंबर 55 का उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 55 का उत्तर हो जाएगा चेन्नई। देखिए जनसंख्या शिक्षा पर प्रथम राष्ट्रीय सेमिनार शुरू हुआ था चेन्नई से, ठीक है, राष्ट्रीय सेमिनार अलग होता है, लेकिन जनसंख्या शिक्षा की पढ़ाने की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो हुई थी आपकी महाराष्ट्र से। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 56 देखिए, प्रश्न नंबर 56 क्या है, मनुष्य के मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, परिवार, आर्थिक पक्ष, भौतिक सुविधाएं, विदेशी मित्र। ठीक है, तो मनुष्य के मूल्यों के विकास में कहते हैं वो कैसे परिवार से आता है, तो अच्छे परिवार से, खराब परिवार से। तो मनुष्य के मूल्यों के विकास में परिवार की सबसे बड़ी भूमिका होती है, ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 57, अध्यापक द्वारा राष्ट्रीय सद्भावना का विकास छात्रों में किसके द्वारा किया जा सकता है, किताबों को पढ़ाकर, समझाकर, स्वयं बड़े लोगों द्वारा, इस पर अमल करने से, दंड देकर। तो अध्यापक या टीचर देश में राष्ट्रीय सद्भावना कैसे बढ़ा सकते हैं। प्रश्न नंबर 57 का उत्तर क्या जाएगा, स्वयं बड़े लोगों द्वारा इस पर अमल करके। जब बड़े लोग ही हिंदू मुस्लिम जाति धर्म में लड़ेंगे तो छोटे बच्चे भी क्या करेंगे, वही अनुसरण करेंगे और देश गर्त में चला जाएगा, चारों तरफ दंगे फसाद और सांप्रदायिकता फैल जाएगी। इसीलिए जो बड़े लोग होते हैं उनको राष्ट्रीय सद्भावना के विकास में योगदान देना चाहिए, किसी भी तरीके से फूट डालने वाली बातें नहीं करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 58 2015 में भी पूछा है, अध्यापक द्वारा छात्रों में लैंगिक असमानता को दूर किया जा सकता है, ठीक है, जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में बता रहा है। तो असमानता रखने वालों को दंड देकर, यानी कि लैंगिक असमानता मतलब मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, इसमें क्या करना है, ये भेदभाव नहीं करना है किसी भी तरीके से, सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे नहीं करना है। तो अध्यापक द्वारा छात्रों में लैंगिक असमानता को दूर किया जा सकता है, असमानता रखने वालों को दंड देकर। दंड तो आपको बिल्कुल नहीं देना है। समानता रखने का उदाहरण स्वयं प्रस्तुत करके, चलिए ये सही लगता है, एक स्टार लगा देते हैं। किताबों को पढ़कर तो होगा ही नहीं, भाषण सुनकर ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा, समानता रखने का उदाहरण स्वयं प्रस्तुत करके। प्रश्न नंबर 58 का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा, समानता रखने का उदाहरण स्वयं प्रस्तुत करके, ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 59, दीवा स्वप्न पुस्तक के लेखक है। देखिए प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए मैंने प्रैक्टिस जितना करवा दिया है, आप उतना पढ़ लेते हैं तो एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। इससे सारे प्रश्न आपके एग्जाम में लड़ जाएंगे, इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा।
दीवास्वप्न पुस्तक के लेखक हैं गीजू भाई हैं। प्रश्न नंबर पहला ही सही है, ऑप्शन नंबर ही सही है। दीवास्वप्न के लेखक कौन है? गीजू भाई। प्रश्न नंबर 59 का उत्तर गीजू भाई। 60 का प्रश्न नंबर 60 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता है? यानी कि कक्षा वातावरण के बाहर दी जाती है, एक तरह से कहा जाता है लाइफ की एक्सपीरियंस से आप जो सीखते हैं वही अनौपचारिक शिक्षा होती है, या सम्मेलन गोष्ठी में सीखते हैं, बड़े बुजुर्गों के द्वारा सीखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 60 का उत्तर बताइए। तो अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता क्या होते हैं? स्थान निश्चित नहीं होता, ये तो बात सही है। समय निश्चित नहीं होता, ये भी सही है। स्वतंत्र होती है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 61, संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है? हिंदी को, उर्दू को, अंग्रेजी को, फारसी को। तो संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है? तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, हिंदी को क्या मिला है? राजभाषा का दर्जा मिला है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 62, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह कथन है जॉन लॉक का, रविन्द्रनाथ टैगोर का, जॉन डीवी का, महात्मा गांधी का। तो शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह कथन है जॉन डीवी का, जोहन जोहन डीवी का ये कथन है। ठीक है। प्रश्न नंबर 63, शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ है अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना, बहिर्मुखी शक्तियों का विकास करना, शारीरिक विकास करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए ये सारी चीजें तीनों है ना, अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना, ये शिक्षा का व्यापक अर्थ है, तो ये भी नहीं होगा। बहिर्मुखी शक्तियों का विकास करना ये हो सकता है, लेकिन ये पूर्णतः शाब्दिक अर्थ नहीं हो सकता। शाब्दिक अर्थ मतलब कहते हैं एटमोलॉजी, एटमोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू इसको कहते हैं, एटमोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, यानी कि शाब्दिक अर्थ कहते हैं एटमोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं इसको इंग्लिश में, यानी कि एटमोलॉजिकल यानी कि शाब्दिक अर्थ को एटमोलॉजिकल मतलब इसका एक एक शब्द का अर्थ बताइए। तो शिक्षा क्या है? शिच धातु से मिलकर बना है, शिच धातु में आप प्रत्यय जोड़ने से बना है, तो ये दिया ही नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64 देखिए, प्रश्न नंबर 64 क्या है? दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं पत्राचार शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, स्वतंत्र अध्ययन, उपर्युक्त सभी। दूरवर्ती शिक्षा मतलब दूर रहकर ली जाने वाली शिक्षा, या तो ऑनलाइन एजुकेशन हो गया, या मान लीजिए कहीं सम्मेलन गोष्ठी से पढ़ते हैं, तो वो दूरवर्ती शिक्षा को क्या कहते हैं? तो उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 65, शिक्षण के 3 केंद्र बिंदु हैं अध्यापक, बालक और पाठ्यक्रम। पहला ही ऑप्शन सही है। ठीक है, टीचर, करिकुलम और स्टूडेंट, इसको मैंने टीसीएस फॉर्म बनाया है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 66, प्रश्न नंबर 66 क्या देगा? शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली बना देती है चित्रकला, विज्ञान, शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियां, लेखन की कला। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है कि शिक्षण को रोचक व प्रभावशाली व हंसमुख बनाने के लिए शिक्षण में टीएलएम यानी कि शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियां, उसी को टीएलएम कहते हैं। प्रश्न नंबर 67 देखिए, शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है। शिक्षा क्या है? एक प्रोसेस है जो आप क्या करते हैं, एलकेजी से स्टार्ट करते हैं, 12th तक जाते हैं, फिर 12th के बाद ठीक है ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, पीएचडी करते हैं, उसके बाद आप लोग डॉक्टरी इंजीनियरिंग पढ़ाई करते हैं। शिक्षा क्या है? प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है, यह कथन है जॉन डीवी का, रूसो का, फ्राबेल का, मॉन्टेसरी का। ये कथन किसका है? तो प्रश्न नंबर 67 का उत्तर क्या होगा? प्रश्न नंबर 67 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100। ये फ्राबेल ने कहा है कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है, ये कथन फ्राबेल का है, ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा फ्राबेल का। प्रश्न नंबर 68 देखिए, मारिया मॉन्टेसरी भारत आई कब? 1909 में, 1919 में, 1929 में, 1939 में। तो मारिया मॉन्टेसरी भारत कब आई थी? तो ऑप्शन नंबर, प्रश्न नंबर 68 का उत्तर क्या हो जाएगा? मारिया मॉन्टेसरी भारत आई। तो प्रश्न नंबर 68 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1939 में। तो मारिया मॉन्टेसरी भारत कब आई? 1939 में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 69, जनसंख्या शिक्षा में सबसे अधिक उत्तरदायित्व है। तो जनसंख्या शिक्षा में सबसे अधिक उत्तरदायित्व किसका है? अभिभावकों का, समाज का, शिक्षकों का, राष्ट्र का। तो सबसे अधिक किसकी जिम्मेदारी है जनसंख्या को संतुलित करना? तो प्रश्न नंबर 69 का उत्तर क्या आ जाएगा? शिक्षकों का। ठीक है, शिक्षकों का क्या है? सबसे अधिक उत्तरदायित्व है। प्रश्न नंबर 70 देखिए, शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौती है।
ठीक है, यानी कि शिक्षा के अधिकार को क्रियान्वयन मतलब संचालित करने के लिए, लागू करने के लिए क्या चुनौतियाँ आती हैं? प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव होता है, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम होता है, शासकीय उदासीनता होता है, उपर्युक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 70 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो प्रश्न नंबर 70 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, उपर्युक्त सभी। ये आप देखते होंगे, प्रशिक्षित शिक्षकों का भी अभाव है, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम भी है, शासकीय उदासीनता भी है। प्रश्न नंबर 71, पाठ योजना का निर्माण आवश्यक है। छात्रों को पढ़ने की प्रेरणा हेतु, छात्रों को भटकने से बचाने के लिए, शिक्षक को छात्र के विषय में सूचित करने हेतु, शिक्षण को योजनाबद्ध करने हेतु। तो पाठ योजना नाम से ही काम दे हो जाता है। पाठ यानी कि पाठ को पढ़ाने के लिए क्या योजना बनाई जाए, इसी को पाठ योजना कहते हैं। यानी कि शिक्षण को योजनाबद्ध तरीके से करने के लिए कि मैं पहले क्या करूँगा, पहले कॉन्सेप्ट बताऊँगा, उसके बाद उसके बीच का बताऊँगा थोड़ा-सा, और लास्ट में बीच में थोड़ा-सा एक्सप्लेन उसकी लाभ-हानि करूँगा, लास्ट में निष्कर्ष निकालूँगा, उसके बाद उसका रिजल्ट। ये क्या होता है, इसीलिए पाठ्य योजना बनाया जाता है, लेसन प्लान बनाया जाता है, ताकि शिक्षण को यानी कि क्लास टीचिंग की हो, यानी कि टीचिंग को क्या किया जाए, योजनाबद्ध यानी कि प्री प्लान किया जाता है। प्रश्न नंबर 72 देखिए, प्रश्न नंबर 72 क्या है? परिवार के द्वारा बालकों को प्राप्त होती है जीवन व्यवहार की शिक्षा, पारस्परिक सहयोग की शिक्षा, जीविकोपार्जन की शिक्षा, उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 72 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो प्रश्न नंबर 72 का उत्तर जो है, परिवार के द्वारा बालकों को क्या प्राप्त होती है? जीवन व्यवहार की शिक्षा भी मिलती है, पारस्परिक सहयोग की शिक्षा भी मिलती है, जीविकोपार्जन की भी शिक्षा मिलती है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 73 देखिए, वैदिक कालीन यानी कि गुरुकुल, वैदिक काल में कैसी शिक्षा चलती थी? ब्राह्मण काल या वैदिक काल सेम ही होता है। जिस टाइम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना हुई थी, वैदिक काल में ही हुई थी, तो उसी को गुरुकुल शिक्षा पद्धति चलती थी। किस जीवन दर्शन पर आधारित है? प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, समाजवाद या व्यवहारवाद। प्रश्न नंबर 73 का उत्तर क्या हो जाएगा? आदर्शवाद। ये सब क्या था? आइडियलिज्म है। वैदिक कालीन गुरुकुल शिक्षा किस शिक्षा दर्शन पर आधारित थी? आदर्शवाद पर आधारित थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 74, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, यह कथन है टैगोर का, अरस्तू का, स्वामी विवेकानंद का, महात्मा गांधी का। तो मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, यह कथन है। प्रश्न नंबर 74 का उत्तर स्वामी विवेकानंद जी का। यानी कि मनुष्य के अंदर जो भी निहित है, स्टोर है, कौन सी कंप्लीटनेस उसके अंदर, किसी भी सब किसी भी क्षेत्र में, कला, साहित्य, विज्ञान, इंजीनियरिंग या स्पेस, किसी भी क्षेत्र में क्या पूर्णता है, तो उसी को अभिव्यक्त करता है, एक्सप्रेस करता है, तो वही व्यक्ति का क्या हो जाता है? शिक्षा हो जाता है। ये कहे हैं स्वामी विवेकानंद। प्रश्न नंबर 75 और सबसे लास्ट प्रश्न है, दूरस्थ शिक्षा का नाम नहीं है? मुक्त अधिगम, बाहरी अध्ययन, सहशिक्षा, पत्राचार शिक्षा। तो दूरस्थ शिक्षा को क्या कहते हैं? मुक्त अधिगम भी कहते हैं, बाहरी अध्ययन भी कहते हैं, पत्राचार शिक्षा भी कहते हैं, लेकिन सह शिक्षा नहीं कहते हैं। सह शिक्षा मतलब को एजुकेशन, जहाँ पे मेल और फीमेल दोनों का क्या हो, को एजुकेशन हो, यहाँ पे पढ़ते हैं, वो को एजुकेशन होता है। तो 75 पूछा है, दूरस्थ शिक्षा का नाम नहीं है, तो सह शिक्षा दूरस्थ शिक्षा नहीं है, ये दूसरा है। ये दूरस्थ शिक्षा मतलब मुक्त अधिगम, बाहरी अध्ययन और पत्राचार शिक्षा को दूरस्थ शिक्षा कहते हैं। इस प्रकार हमने लगभग 75 प्रश्नों को पढ़ लिया है 2 वीडियो लेक्चर में। वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा प्रथम प्रश्न पत्र, ये द्वितीय सेमेस्टर का था। इसके बाद हम लोग सेकंड पेपर स्टार्ट करेंगे, लगभग 3-4 दिनों में आपका मैं पूरा सिलेबस पढ़ा दूंगा, तो घबराएंगे नहीं। दूरस्थ शिक्षा का नाम नहीं है, तो सह शिक्षा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेलीग्राम जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।